नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा सत्र के शुरू होते ही घमासान शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो बीजेपी आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है। आपातकाल की 49वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया था और संविधान को रौंद दिया था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद आते हैं और याद दिलाते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के विपक्ष पर तीखे हमले का जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की नैतिक हार के बाद भी अहंकार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुराना आपातकाल तो याद है, लेकिन अघोषित आपातकाल का पिछला दशक याद नहीं है। विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में संविधान हाथ में लेकर एक मार्च भी निकाला था। तो बता दें आपको कि लोकसभा सत्र शुरू होते ही घमासान शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो बीजेपी आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है। आपातकाल की 49वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया था, संविधान को रौंद दिया था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं 49वीं बरसी उसकी है आपातकाल की, और उसमें अगर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने उस वक्त क्या किया था। सर, 49वीं बरसी पर मतलब तकरीबन 50 साल पहले की बात छेड़ना, ये क्या मकसद है इसका और इसका क्या फायदा आप लोग समझते हैं? इसमें अगर संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया और संविधान का जो वर्तमान तत्कालीन 1975 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने संविधान का दुरुपयोग करना और अहंकार का चरम पराकाष्ठा अगर किसी ने दिखाया भारत में, तो वो 1975 में कांग्रेस सरकार ने दिखाया। तो आज ये लोग बार बार कहते हैं मोदी जी अहंकार से भरे हुए हैं। भाई, अहंकार आपको 1975 का याद करना चाहिए। और एक चीज नियाज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश है, पाकिस्तान में तमाम बार तख्ता पलट हुआ और संविधान को रौंदा गया। बांग्लादेश में भी यह काम हुआ, लेकिन भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में अगर यह काम हुआ तो सिर्फ एक बार हुआ, 1975 में आपातकाल लगा करके संविधान को रौंदने का काम और देश में उथल पुथल मचाने का काम अगर हुआ तो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। तो इसको कैसे देश भूल सकता है?
हमारा हमारा जो संविधान की इज्जत करने वाला हमारा देश है। आप एक रिसर्च की बात बताएं कि पूरी दुनिया में राष्ट्रीय झंडा का अगर सम्मान पूरी दुनिया में किसी देश के लोग करते हैं तो वो भारत देश के लोग करते हैं। ये रिसर्च में आया है। इतना सम्मान पूरी दुनिया के किसी देश में राष्ट्रगान और झंडे का सम्मान नहीं होता जितना। ठीक है चंद्रमोहन जी, क्या इस वक्त अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, इस वक्त अगर आपको लगता है आपातकाल जैसी स्थिति है, तो ये बात तो सही है कि 49 साल पहले क्या हुआ था, इस बात को भी तो जनता को याद दिलाना होगा। और ये दिलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिलाया जाना चाहिए। बिल्कुल देश को याद रखना चाहिए कि मैं आती हूँ शशिकांत जी, आ रही हूँ। दुआई दे रहे हैं ये कौन लोग हैं जो चुनाव में घूम घूम कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे। आज संसद में कह रहे हैं संविधान खतरे में, और आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि आप संसद को संविधान को कितना खतरे में। ठीक है चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, कह रहे अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपने क्या किया था, दूसरों पर उंगली उठाते हैं आप लोग। देखिए 50 साल पुरानी बात हमारे मित्र करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन देश के जीवन 10 सालों के अंदर जो उन्होंने अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा रखी थी उसकी बात करते, उनकी जबान से बात नहीं फिसलती। कारण क्या है कि 3 काले कानून ला के देश के 700 किसानों को निर्दयता के साथ मरवा दिया, वो इमरजेंसी नहीं थी। देश के अंदर पेपर लीक होते चले जाना और देश की सरकार का चुप हो रहना इमरजेंसी नहीं है। देश के नेता राहुल गांधी अगर 15-20 मिनट भाषण दे और उनके भाषण की जगह स्पीकर की फोटो चले, इमरजेंसी नहीं है। क्या देश के अंदर जब विपक्ष के नेता बोले और उनके स्पीकर को बंद कर देना, ये इमरजेंसी नहीं है। और देश के अंदर चुनी हुई 2 बार की सरकार के अंदर 2.5 आदमियों की चुनी जाए और बाकी सारे भाजपा नेता और मंत्री संतरियों की हिम्मत ना हो बोलने की, और उन्हीं के सामने बाहर के लोगों को उनका नेता बना दिया जाए पार्टियों के, ये इमरजेंसी नहीं है। लेकिन जो पार्टी के नेता को यही ना पता हो कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा हर देश का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए जी जान से प्यारा होता है, ऐसे देश के नेता को क्या कहोगे? मेरे देश के मेरे भाई दूसरी पार्टी के हैं, क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा हमें प्यारा है, उन्हों को नहीं प्यारा। कैसे आदमी है आप? कौन सी पार्टी में हैं आप? आपको कुछ समय तमीज है नहीं है? हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के अंदर चाहे वो कैसा भी देश हो, उसके लिए अपना राष्ट्रगान, उसके लिए अपना तिरंगा अपनी जान से प्यारा होता है। ये फर्क है आप में और हमारे में। ठीक है आपने शशिकांत जी जवाब दीजिए। तो कह रहे हैं कि अभी ठीक है 49 साल पहले हमने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, आप लोग तो अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात भी पैदा कर दिए और घोषित भी नहीं की। देखिए इनकी तो तमीज इतनी है कि इनको समझ नहीं है कि रिसर्च की बातें क्या होती है। मैंने बताया कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि पूरी दुनिया के लोगों का सैंपलिंग किया और सर्वे किया, तो वो पूरी दुनिया के जितने देश हैं उसमें भारत देश के लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। उसमें निकल के आया कि राष्ट्रगान और झंडे के प्रति जितना सम्मान भारतीय लोग रखते हैं इतना अन्य देशों में कम पाया जाता है। तो ये पहले तमीज से ये समझना चाहिए इनको, तमीज हमको सिखा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपातकाल हमारे देश का, मैंने जैसा कि बताया कि अब तक के आजाद भारत में अब तक का हमारे देश में उथल पुथल अगर मचा, हमारे देश को जेल खाना बनाया गया, हमारे देश के लोगों को, निर्दोष लोगों को जेलों में डाला गया, बिना किसी क्राइम के और बिना किसी अपराध के जेलों में उठा के बंद किया गया। किसने बंद किया? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बंद किया, इंदिरा गांधी ने बंद किया। तो ये भी तो वही बात कह रहे हैं, बोलने की आजादी हमसे छीन ली गई, विपक्षी नेताओं के माइक बंद संसद में कर दिए गए, किसानों को रौंद दिया गया। कह रहे ये आपातकाल वाली ही स्थिति है। वो बात अलग है कि ये अघोषित आपातकाल है, आपने घोषित कर दिया था, लेकिन ये अघोषित आपातकाल वाली स्थिति में हम झेल रहे हैं। नहीं, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वर्तमान एनडीए सरकार है, वो किसानों का भी सम्मान करना जानती है, देश की जनता का भी सम्मान जानती है। गोली चलाने वाले ये लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग गोली चलाते हैं जनता पे, अयोध्या में चलाएं चाहे कहीं भी चाहे, कोई भी जब आंदोलन होता है तो ये लोग गोली चलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे किसी भी राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, गोली चलाने का काम नहीं होता है। जहां किसान आंदोलन करते हैं, भाई कितने महीनों तक सम्मान किया सरकार ने, कितने महीने लोग बैठे रहे बॉर्डर पे किसान के नाम पे प्रायोजित कार्यकर्ता बैठे रहे। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा था, किसान के नाम पे प्रायोजित कार्यकर्ता बैठे रहे, बाहर से फंडिंग होती रही,
तब भी भारत सरकार ने उनका सम्मान किया। ये वो लोग हैं उस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसमें इनके कार्यकर्ताओं ने जा करके लाल किले पे झंडा फहरा दिया। अरे भाई, संविधान की ध्वजा, जो संविधान की आप क्या जाने कि संविधान क्या होता है? हर जगह धज्जियां उड़ाई आप लोगों ने, हर जगह। उस आंदोलन में एक बार निंदा किया इंडी गठबंधन के किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो झंडा फहराना गलत था, जो लाल किले पे जाकर के उसने फहरा दिया। जहाँ हमारे 140 करोड़ के चुने हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जहाँ झंडा फहराते हो, वहाँ झंडा कोई भी फहरा देगा। तो संविधान की धज्जियां उड़ाना इनका काम है, ये सदैव उड़ाते रहे। अब देखिएगा 5 साल ये लोग संसद में, असल में हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी को तो विपक्षी दल का भी सम्मान नहीं था, विपक्षी दल का भी कैटेगरी में ये लोग नहीं थे। विपक्षी तो छोड़ दीजिए सर, वो भी हालात हमने देखे थे। राहुल गांधी ने बिल फाड़ के फेंक दिया था मनमोहन की सरकार में। अब सवाल इस बात को लेकर है ना चंद्रमोहन जी, कि जो हालात और जो स्थितियां बन रही है, चलिए ये मान लेते हैं कि 49 साल पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज बरसी है इसलिए उसका जिक्र किया जा रहा है। ये अगर इतनी इमरजेंसी वाले हालात आप लोगों को दिख रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? और जनता तक वो मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्यों नहीं इस बार अपनी सरकार बना पाए? एक कमजोर और एक चोर व्यक्ति दूसरे को चोर कब कहता है? जब वो चोरी में पकड़ा जाता है। और कमजोर व्यक्ति दूसरे पे लांछन कब लगाता है? जब उसकी जो कमजोरी उजागर हो जाती है। तो 10 साल की सत्ता के अंदर देश की जनता ने जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया, वो 10 साल के अंदर नाकामी रही और चोर और चोरी के अंदर लिप्त रही। इसीलिए उनको इमरजेंसी की याद आती है, क्योंकि देश की जनता ने जो बहुमत दिया था तो शायद इसीलिए दिया था ना, कि अगर देश की जनता सोच रही थी कि हम इस पार्टी को और इस पार्टी को अच्छा जनादेश देंगे तो देश के अंदर ये चीज का परिवर्तन आएगा। लेकिन कमजोरी, नाकामी और नौटंकिया दल, एनडी नौटंकिया दल सिर्फ निरंतर नौटंकी करता रहा, झूठ बोलता रहा, अहंकारवश 10 साल गुजर गए। ना तो काला धन आया, ना देश के अंदर से जो काले धन के बाद नोटबंदी के अंदर आतंकवादी हमले बंद हुए, ना देश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न बंद हुआ, ना देश के अंदर महंगाई दूर हुई, ना देश के अंदर बेरोजगारी दूर हुई, ना देश के अंदर किसानों की इनकम डबल हुई। तो वो सब मुद्दे गुजर जाने के बाद फिर नेहरू जी, इंदिरा जी वो फिर जिंदा हो जाते हैं, वो फिर इनको याद आते हैं। क्योंकि जब एक कमजोर व्यक्ति एक परिप्रेक्ष्य के अंदर खड़ा होके एक किसी के परिदृश्य की तरफ देखता है तो उसको गर्दन ऊंची करके देखनी पड़ती है। और वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि जो कद्दावर नेता देश के अंदर, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो या इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सरदार पटेल रहे हो, उन्होंने देश के अंदर भागीदारी और योगदान दिया है। लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने तुष्टीकरण करा है धर्म और मजहब के नाम से। और धर्म और मर्म के नाम से जो तुष्टीकरण करा, उसी की बिसात के ऊपर तो देश के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े घराने देश को छोड़। जी ठीक है, देखिए ये जाहिर तौर पे समझने की बात है कि आखिर जो आज का दिन है उसमें जो 49 साल पहले की बात और उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है। आपकी आवाज हम तक भी नहीं पहुंच पा रही चंद्रमोहन जी, मैं आपका फिर से संपर्क करूंगी। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आज बात हो रही है आपातकाल की, क्योंकि आपातकाल में अब जो बीजेपी है वो ये याद दिला रही है कि 49 साल पहले क्या हुआ था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस वक्त अघोषित आपातकाल की बात कर रही है। लेकिन मैं आपका रुख कर लेती हूँ शशिकांत जी कि देखिए अब इस बार जो चुनाव हुआ उसमें भी संविधान बदलने की बात लगातार जो विपक्षी दल है वो करते रहे। ये बार बार जनता को याद दिलाते रहे कि अगर 400 पार होंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो स्थिति ये है कि आपातकाल लागू ये समझ लीजिए कि हो गया है, ये बताते रहे, ये जताते रहे। इनकी जो तानाशाही है वो आगे भी जारी रहेगी, जो चाहेंगे ये करेंगे अगर 400 पार आ गए। देखिए वो एक मैसेज तो पहुंचाने में ये कामयाब रहे ना, कि अगर ऐसा हुआ तो ये संविधान तक बदलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। भले ही आप ये कहते रहे कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, जो संविधान बना दिया गया भीमराव अंबेडकर की तरफ से कोई नहीं बदल सकता, लेकिन वो आपका मैसेज नहीं गया, मैसेज इन लोगों का गया जो ये पहुंचाना चाहते थे। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि वो 400 पार नहीं हो पाया, और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी थी। शशिकांत जी आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी, अब आवाज आई जी शशिकांत जी, 400 पार की आप लोग बात कर रहे थे और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर 400 पार हुआ तो ये संविधान को बदल देंगे। वो आपातकाल की बात कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि अघोषित आपातकाल है और अगर ये 400 पार करते हैं तो संविधान तक बदलने की कोशिश ये लोग करेंगे। भले ही आप तमाम तरह की जतन करते रहे, बताते रहे, जताते रहे, लेकिन जनता में इन्हीं का मैसेज गया, तो आप मानते हैं ना कि हाँ ठीक है, इनका कहना है कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। अब अभी मैं कहता हूँ कि सरकार तो मोदी सरकार ही बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, कौन सा संविधान खतरे में है? जीतन राम मांझी ने कल पूछा है कि क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है? एक तो बताइए, एक बात तो बताइए भाई। अगर दूसरी तरफ इनका चाल चेहरा देखिए तो हमारे देश में राज्यों की चुनी हुई सरकारें ये लोग गिरा देते थे, राष्ट्रपति शासन लागू करते थे, 356 लगा देते थे। ये बता दें, मोदी जी तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। 300 ये जो होता है, जितना हालात बदतर केरल और बंगाल में है, अगर ये लोग होते तो कई बार सरकार गिरा चुके होते। लेकिन मोदी जी का कहना है कि भाई राज्यों की चुनी हुई सरकारें हैं, जनता का जनमत है, वो सरकारें चलनी चाहिए, वहाँ की समस्याओं का हल निराकरण होगा आगे। तो क्या राज्यों में कई जगह राज्यों में सरकारें गिरी नहीं क्या? दूसरी सरकारें बनी नहीं क्या? नहीं जी, रात के अंधेरे में शपथ दिला दी जाती है, वो हुआ नहीं क्या? भगत सिंह कोश्यारी ने अंधेरे में शपथ नहीं दिलाई क्या? भाई राष्ट्रपति शासन लगा देना, या सरकारों को गिरा देना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना और खुद ही उस पर शासन करना, ये काम तो कहीं हुआ नहीं। जहाँ भी हो रहा है, वो राज्यों के लोग चुने हुए विधायक वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। जब वो तो वोटिंग से बनते हैं, बता दीजिए कहाँ वोटिंग नहीं हुआ? हर जगह वोटिंग हुआ। तो वोटिंग से बनते हैं, जो बना मुख्यमंत्री बना वो किसी के वहाँ के लोग विधायकों के वोट से बना। वोटिंग तो बात की बात है ना सर, रात के अंधेरे में जब शपथ दिला दी जाती है, वो तस्वीर दुनिया ने नहीं देखी क्या? देश ने नहीं देखी क्या? ये बताइए। बाद में आप साबित करेंगे ना बहुमत, तो जो पहले हुआ उसका जवाब कौन देगा? चंद्रमोहन जी ये तो कह रहे हैं हम तो संविधान के अनुरूप चलते हैं, कौन बदल देगा संविधान? हम तो आज तक चले संविधान के साथ ही। देखिए, इनके संविधान के अनुरूप चलते हैं। लल्लू सिंह जी कहते हैं 400 के पार बता दीजिए, संविधान बदल देंगे। इनके अरुण गोविल जी कहते हैं 400 से पार जितवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। पीएमओ के सुरेश ओबराय जी कहते हैं 400 के पार जितवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनको कुछ नहीं कहते। जब कुछ बात देश की जनता के ऊपर विनायक राहुल गांधी जी पहुंचा देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो उस समय क्यों नहीं बोला जब वो बोल रहे थे? जब बयान भी तीर निकाल के बोल रहे थे तो उस समय क्यों नहीं बोला? लेकिन उस समय घमंड प्रचंड था और उस घमंड प्रचंड के ऊपर देश की जनता की सरोकार नहीं था। सीए को बिना पास करे कौन लेके आया था? क्या इमरजेंसी नहीं थी? क्या देश के अंदर अगर आज कोई बात विपक्ष का नेता कहना चाहता उसको ना बोल देना? आज ही ले लीजिए। आज ही के अंदर अगर स्पीकर पद के चुनाव के लिए राजनाथ जी बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और बात हो जाती है कि हम स्पीकर का आपका चुनाव करेंगे, तो फिर ऐसी कौन सी हिटलरशाही है जिसके लिए आपने फोन नहीं करा और जिसके कारण आज ये फिर उसका जवाब देना पड़ा विपक्ष को? तो आम सहमति और हिटलरशाही आपकी आदत है, फितरत है, क्योंकि आपको डबल इंजन के रूप के अंदर बिल्डोजर की शाही चलानी है, जिसके कारण आज देश का विकास नहीं हो रहा, देश का विनाश हो रहा है। यही कारण है कि जिस देश का युवा सड़कों पे हो, जिस देश का अन्नदाता किसान जो खेत में ना होकर सड़कों पे हो, ये दुर्भाग्य है देश का। जिस देश की माँ, जननी, पुत्री, बहन को नग्न अवस्था में घुमाया जाए और देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता चुप बैठे रहे, देश का दुर्भाग्य है। जिस देश के अंदर देश का संत जो सुबह घंटी और मंदिर में जो मौलवी होता है वो अजान देता है और गुरुद्वारे में वो करता है, उन्हीं के मंदिर गुरुद्वारे के अंदर पानी गिरे और आप चुप बैठे रहे और मजहब की राजनीति करें, तो ये क्या इमरजेंसी नहीं है? लेकिन आज देश के अंदर जिस तरह से देश के अंदर समृद्ध व्यक्ति देश छोड़ के जा रहा है वो चिंता का विषय है। डॉलर के मुकाबले नहीं, याद दिला रहे हैं आपके शासनकाल की, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था और खुद शासन किया जाता था। वो भूल गए क्या? ये परिपाटी किसने सिखाई? देखिए, उसी परिपाटी के ऊपर तो इन्होंने रात के अंधेरे के अंदर एक भ्रष्ट व्यक्ति को भ्रष्ट कहते हैं उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया और उसी भ्रष्ट प्रवृत्ति के अंदर अपनी 35 साल की साथ रहने वाली अलायंस पार्टी को 2 टुकड़े करके बॉम्बे से चलते चलते फिर
कहां और कहां से कहां करते करते गोवा से आके सरकार बना ली। उसी के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को घोषित इमरजेंसी के अंदर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। उसी घोषित के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो घोषित इमरजेंसी का ठीकरा और इमरजेंसी के पीछे छुप जाना, क्या इस इमरजेंसी के लिए कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने माफी नहीं मांगी? अगर इमरजेंसी थी तो उन्होंने ठीक है। ये तानाशाही नहीं है क्या शशिकांत जी? ये तानाशाही नहीं है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जो थे अब तो पूर्व खैर, उनको भी जेल में। ये तानाशाही है कह रहे, तो तानाशाही है, ये तो हिटलर शाही है। और इसी का जवाब जनता ने दिया है कि संविधान बदल देंगे, अपने हिसाब से संविधान चलाएंगे। कह रहे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नेहा जी, ये तानाशाही नहीं है। देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट किया था, एक उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था कि केवल 3% पॉलिटिकल लोग हैं जो ईडी के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, 97% वो लोग हैं जो गैर राजनीतिक लोग हैं। तो 3% में चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर वो दायरे में आता है तो वो जेल जाएगा, भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री नहीं, अरे सर, भ्रष्टाचारियों को तो आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं ना, अपने साथ ले रहे हैं, उनका नहीं बताएंगे क्या? अजित पवार का क्या करेंगे? छगन का क्या करेंगे? शुभेंदु अधिकारी का क्या करेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या करेंगे? बताइए ना। खत्म हो जाएगी। हम जब एक दो बात इन्होंने जो जिक्र किया उसको बात करके मैं इस पे आता हूं। उसमें क्या करेंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। और दिल्ली की जनता ने 7 सीट देकर बता दिया कि केजरीवाल जी गए जेल गए हैं। इसका मतलब सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बताया, ये भी तो बताइए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बताया? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, और आज देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी थी। उसी वलीउल्लाह ने वाराणसी में बम विस्फोट कराए थे, और इसी समाजवादी पार्टी ने उसका केस वापस ले लिया था। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उसका संज्ञान, सुनिए, इनका तुष्टीकरण का चरम देखिए, तुष्टीकरण का चरम देखिए कि आप भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। क्वेश्चन पूछे तो आपको नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को याद आ जाते हैं। आप क्यों नहीं? आप बीच में, मैं तो सही तथ्य रख रहा हूँ। सुनिए, आज भी आप धैर्य बनाइए, की सरकार है, बहुमत में नहीं है आप। जो आप मोदी करते थे, आज आपको एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है। अरे आप तो विपक्ष का दर्जा नहीं था, इस बार विपक्ष का दर्जा आ गया तो आप लोगों को अहंकार हो गया। उसका ऑफिस भी आप लोग बहुत कूद रहे हैं, एक संसद में कूद रहे हैं कि विपक्ष का दर्जा मिल गया। आप बोले, आप चुप रहिए, पहले शांत रहिए, सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, अपने टाइम में बोलिए। ससुर के पीठ पे छुरा वोट दिया। देखिए, इस बात को तो समझना होगा ना सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं, क्यों आखिर ऐसे हुई है ना, इन चीजों को तो आप लोगों को समझना होगा। यूपी में अगर आपकी सीटें कम हुई है तो संविधान बदलने का मुद्दा ज्यादा हावी रहा, या ये हावी रहा कि आखिर क्या जनता के लिए हुआ है, क्या जनता के लिए काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वाकई आपातकाल वाली स्थिति है, क्या घोषित आपातकाल वाली स्थिति है, जनता में क्या मैसेज गया है, इस बात को सर समझने की जरूरत है। भले ही आपकी सरकार बन गई हो, लेकिन सीटों का मार्जिन कितना कम रह गया, इस बात को भी आपको समझना होगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।